अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सोशल मीडिया पर जुबानी जंग तेज हो गई है। अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ जो वीडियो थे उन पर तंज कसा है और एक को स्टूल मंत्री और साथ ही दूसरे को सीएम इन वेटिंग बता दिया है, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा है कि हिट और फिट जोड़ी से अखिलेश परेशान है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। साल 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं में जुबानी जंग तेज हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने ब्रजेश पाठक के साथ मिलकर बुद्ध पूर्णिमा पर बधाई संदेश दिया था, जिस पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, भाजपाइयों से आग्रह है कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने पोस्ट किया, 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती, ये जो दिखाने के चलते हम कदम हैं, दरअसल यही एक दूसरे का गम है। अखिलेश के पोस्ट के पलटवार में केशव मौर्य ने पोस्ट में लिखा, 2027 क्या 2047 तक भी सैफई परिवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर पलटवार किया, आप समझते नहीं बात, वो अपने कुर्ते का साइज उतार रहे हैं कि इतना बड़ा हो गया 2047 तक। बीच का भूल गए ना, पहले तो 27 की बात और भी बोलते थे। अब देखो दिल्ली से स्टूल मिलता है, कुर्सी फिर मिलती है कुछ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश को बीजेपी की ताकत देखकर मिर्ची लगी है। एक फिट और हिट जोड़ी से आपका घबराना निहायत ही जायज है। आपकी जानकारी के लिए अच्छा भी है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की जोड़ी आज जनता के भरोसे की पहचान बन चुकी है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, लेकिन ये जोड़ी जो है वो फिट है, हिट है, इसलिए उनको परेशान करती है। लेकिन उनको यह ध्यान में रहना चाहिए, 2027 तो छोड़ दीजिए, 2047 तक उनके लिए सत्ता के इर्द गिर्द पहुंचना भी असंभव है। वह तो जो भी कह रहे हैं, वो उनकी बातों को मैं क्या कहूं कि इतने वरिष्ठ नेता होकर के इतने घटिया बातें किया करते हैं। मैं तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूं, वो शाक्य मुनि है, मैं शाक्यवंशी हूं। मैं उनको भगवान के रूप में देश और दुनिया में पूजा जाता है। मैं वहां पर गया हूं, वहां पर जो मैंने बताया वह एक जो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं उनके लिए एक संदेश था। इनको मिर्ची क्यों लगी ये मेरे समझ में नहीं आया। मंत्री ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव को घेरा है। श्री अखिलेश यादव जी, आपकी बेचैनी अब छुपाए नहीं छुप रही है। सत्ता से दूर होने का दर्द और वापस लौटने की घटती संभावनाएं आपको अंदर से विचलित कर रही हैं। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पलटवार कर कहा कि ओपी राजभर दोबारा एसपी से गठबंधन करने के लिए छटपटा रहे हैं। ये उनकी छटपटाहट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अनर्गल प्रयास कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं कि किसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको संकेत दे दे, जो होने वाला नहीं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद अखिलेश यादव ने तंज कसा, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एफएसडीए विभाग में चयनित 357 कर्मियों को ऑफर लेटर सौंपे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में चयनित 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को भी ऑफर लेटर दिए गए हैं। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि उनके कार्यकाल में 9 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं और 2017 से पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकलती थी, लेकिन आज पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। यूपी के एफएसडीए विभाग में नई नौकरी पाने वालों को लखनऊ में सीएम योगी ने ऑफर लेटर दिए।
यूपी एसएससी की ओर से इनका चयन किया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने अखिलेश और शिवपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक तरफ बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, और हर एक को पता था, और सबकी पर्ची जाती थी, नाम भी जाते थे, और जब हवालात में जाने की नौबत आती थी तो वो चेयरमैन को जाती थी, वो बेचारा फंसता होता। तो बेईमान राजनीतिज्ञों को, भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है तो शुरुआत अपने आप से करिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उनके कार्यकाल में 9 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। आने वाले 1 साल में 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां होंगी। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक, और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने की का ये रिकॉर्ड है। इस एक वर्ष के अंदर यानी 26-27 के अंदर अकेले यूपी के अंदर 1.5 लाख इन सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया, इन सभी आयोग और बोर्ड के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होनी है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले भर्ती का मतलब भेदभाव रह गया था। महीनों कर्फ्यू वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को बदल दिया था। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। चयन की प्रक्रिया में इतने भेदभाव होते थे कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था। एफएसडीए विभाग में चयनित 357 और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के चयनित 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को सीएम योगी ने ऑफर लेटर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले मुस्लिमों को भड़काने यूपी का मौलाना जर्जिश अंसारी पहुंचा। जर्जिश अंसारी की तकरीर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दहशत में नजर आ रहा है। मौलाना कह रहा है कि मुसलमानों, अब रोने का वक्त आ गया है। बंगाल वालों ने जो चुनाव में गलती की है उसे अब मुसलमान भुगतेगा। इतना ही नहीं, मौलाना जर्जिश अंसारी ने मुसलमानों से कहा कि थोड़ी देर के लिए शेर से बचने के लिए लोमड़ी बन जाओ, लेकिन शेर का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। बंगाल वालों, मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। इस आंसू रोने ही की नौबत है, कोई बहुत अच्छी नौबत नहीं है। चलिए आएंगे हम कभी और पता चलेगा कि कभी आज फला जगह जलसा नहीं हो पाएगा। एसपी साहब ने आपके जलसे को रिजेक्ट कर दिया है। अब 10 बजे से ज्यादा माइक की परमिशन नहीं मिलेगी। अब मस्जिद में आपको अजान माइक से देने की जरूरत नहीं है। पता चलेगा उस वक्त हम आपकी बस्तियों में आकर जुमे के खुतबे देकर आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। बंगाल वालों, मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। तो बिहार वालों का अंजाम देखकर, यूपी वालों का अंजाम देखकर और दूसरे इलाकों का अंजाम देखकर तुम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाओ, लोमड़ी बन जाओ और हिकमत से काम लो। यही हिकमत तुम्हें आने वाले वक्त में शेर के जुल्म सितम से बचा सकती है। शेर को अगर पहचान गए तो मेरी तकरीर समझ जाओगे, लेकिन शेर का नाम मैं नहीं लूंगा, वरना फिर जेल में चला जाऊंगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा नतीजों के कल नतीजे आ जाएंगे। चुनावों के नतीजे आने हैं कल। न्यूज़ 18 के लाइव रिजल्ट हब से सबसे तेज नतीजे आप देखिए। सुबह 6 बजे से न्यूज़ 18 देगा हर सीट की सबसे पहले और सटीक जानकारी। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में आने वाले हैं चुनावों के नतीजे, और सुबह 6 बजे से न्यूज़ 18 पर महा कवरेज शुरू हो जाएगी। हर एक सीट, हर एक राज्य की सबसे सटीक जानकारी न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। पूरे देश की निगाहें इन नतीजों पर होगी, तो हमने भी एक बड़ी तैयारी की है ताकि एक एक जानकारी अपने दर्शकों को उपलब्ध करवा सके और इसकी एक बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। बड़ी तैयारी यहाँ आप देख सकते हैं। अनिल को बोलूंगी दिखाएं जरा, ये हमारा लाइव रिजल्ट हब है जहां पर ये जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं, जितने भी सिस्टम आप देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट के लिए कई सिस्टम्स अलॉट हैं और इन सभी सिस्टम पर सॉफ्टवेयर के जरिए हम लाइव अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हो या इलेक्शन कमीशन की ओर से तो आंकड़े जारी किए ही जाएंगे, लेकिन न्यूज़ 18 हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ी तैयारी के साथ आया है और जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हो गई सुबह, उसी के साथ ही शुरू हो जाएगी आपको जानकारी देने की भी। यहाँ से एक एक सिस्टम की चलिए आपको जानकारी देते हैं। देखिए, एक सिस्टम यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन, इस स्क्रीन पर आपको अलग अलग स्टेट्स के जिन जिन सीटों पर काउंटिंग हो रही है वहां के नतीजे सबसे पहले आएंगे और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी पहले नतीजे और सटीक नतीजे, सटीक जानकारी हम आपको देते हैं। यहाँ सिर्फ हार और जीत की बात नहीं होती है, बल्कि लाइव अपडेट होता है, रियल टाइम अपडेट होता है कि कौन कैंडिडेट किस सीट पर आगे जा रहा है, किस सीट पर कब वो पीछे जा रहा है। यानी कि आगे पीछे होने की जो धड़कन होती है ना, वो भी आप महसूस कर सकते हैं। इस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है। सबसे पहले ये आपको आगे वाली सीट दिखा दे, ये जो पूरी लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से रिलेटेड जानकारियां होंगी, असम से के इलेक्शन रिजल्ट को लेकर जानकारियां होंगी और यहाँ पर है ये पूरा वेस्ट बंगाल को लेकर ये तमाम सिस्टम लगाए गए हैं। एक एक सीट पर सटीक जानकारी, कब कौन नेता आगे जा रहा है, कब कौन नेता पीछे जा रहा है, हर एक जानकारी। पूरे देश की निगाहें हैं इन 5 विधानसभा राज्यों को लेकर जहाँ पर नतीजे आने हैं 4 मई को। और ये देखिए, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और बाकी जो 5 राज्य हैं वहां पर जो मुख्य चेहरे हैं पक्ष के विपक्ष के, कौन खिलाड़ी बनने वाला है, कौन पीछे जाने वाला है, एक एक जानकारी आपको देंगे। तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, क्या एक बड़ा बदलाव होगा, जैसे कि बीजेपी कह रही है कि वहां पर बीजेपी सत्ता में आने वाली है, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से बाजी मार ले जाएंगे, एक बार फिर से कब्जा होगा उनका। असम में क्या बीजेपी की हैट्रिक होगी या वहां पर कोई बदलाव हो जाएगा, पुडुचेरी में क्या होगा, एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं उनसे कितना करीब होगा रिजल्ट, ये एक एक जानकारी हम यहाँ आपको देंगे और तैयारी हमने कर रखी है। एक एक पोलिंग काउंटिंग बूथ पर हमारे संवाददाता मौजूद है, हमारे सहयोगी मौजूद होंगे जो वहीं से लाइव अपडेट देंगे और सॉफ्टवेयर के जरिए वो यहाँ पर अपडेट होता जाएगा और अपडेट होकर आपको हम सीधी सटीक जानकारी देंगे। बिहार के सहनी समाज के नेता और साथ ही वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी यूपी में सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और इस दौरान बलिया में मुकेश सहनी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद पर जमकर निशाना साधा और आरक्षण के मुद्दे पर मछुआरा समुदाय के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी एनडीए के साथ है, जिनकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में है और निषाद की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला चुका है। आरक्षण पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। उल्टा हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद, आप देखे होंगे टीवी मीडिया के माध्यम से कि वो रो रहे हैं। वो एहसास उनको है, उनके समाज के साथ नाइंसाफी हो रहा है। जो हमको ऐसा एहसास होता है, प्रतीक होता है कि हमारे डॉक्टर साहब जो है सिर्फ सरकार में रहकर मलाई खाने के लिए बैठे हैं, समाज को यहीं छोड़ दिया है। कानपुर में स्मार्ट बिजली के मीटर के खिलाफ महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर के खिलाफ में सैकड़ों महिलाओं ने कैस्को सब स्टेशन का घेराव किया है और कानपुर कैस्को विभाग के खिलाफ महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर हटाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। स्मार्ट मीटर के चलते लोगों के घरों में दोगुना आ रहा बिजली का बिल। बर्रा विश्व बैंक के बर्रा सब स्टेशन पर धरना प्रदर्शन जारी है जो महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। सर, जब से स्मार्ट मीटर हम लोग के घर में लगा है, स्मार्ट मीटर से हम लोग इतने ज्यादा परेशान है। किसी के हमारे घर में सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट करते हैं। हम बिल भर भर के परेशान होते हैं। जब आते हैं तभी होता है कि हमारा स्मार्ट मीटर में
बैलेंस बाकी इतना हमारे पास नहीं है। चलिए हम लोग तो अलग है कि नहीं, हमारे घर में कुछ बच्चे पढ़े लिखे हैं जिनके समझ में आता है, लेकिन जो और लोग हैं जिनके समझ में नहीं आता है, वो जब आते हैं तब यहाँ पे ये बोलते हैं कि नहीं अभी आपका बैलेंस है, जब होता है बिजली कट जाती, कहाँ से इतना लेके आया जाए। हमारी मांगे ये है कि हमारे स्मार्ट मीटर जो लगे, हमारी जनता परेशान है बिल भर भर के, ये हटाए जाए मीटर। सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ये मीटर हटाए जाएं। उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि रामनगर से देहरादून के बीच में नई रेलगाड़ी के संचालन को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। बलूनी ने कहा है कि उन्हें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें इस नई रेल सेवा को चलाने के लिए मंजूरी दी गई है। अनिल बलूनी ने इसके लिए रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड की रेल सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर हमेशा सकारात्मक और संवेदनशील रुख अपनाया गया है। बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में रेल सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। इससे पहले काठगोदाम देहरादून के बीच में नैनी दून एक्सप्रेस, कोटद्वार से नई दिल्ली तक रेल सेवा और साथ ही देहरादून से लखनऊ के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। सिद्धार्थनगर में रील बनाना जहां जानलेवा साबित हुआ है, तो वहीं पर 2 बच्चों की जान 15 घंटे तक फंसी रही। 60 फीट ऊंची पानी की टंकी में 2 बच्चे फंस गए। स्थानीय प्रशासन ने पूरा जोर लगाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सेना का हेलीकॉप्टर मदद के लिए लाया गया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। रील का चक्कर, भारी मुसीबत। पानी की टंकी में फंस गई जान। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ना ही कोई शूट हो रहा है, बल्कि ये रियल रेस्क्यू ऑपरेशन है। 60 फीट ऊंची और 30 साल पुरानी पानी की टंकी, नीचे मौत मंडरा रही थी और टंकी पर 2 बच्चे फंस गए थे, जिन्हें नीचे उतारने में स्थानीय प्रशासन ने काफी प्रयास किया, लेकिन कोशिश कारगर नहीं हो पाई क्योंकि बारिश बाधा बन गई। दोनों बच्चों को टंकी पर 15 घंटे हो चुके थे। हर पल भारी पड़ता जा रहा था। बारिश, अंधेरे के साथ हर उम्मीद टूट रही थी, लेकिन आखिरकार सुबह की पहली रोशनी बड़ी राहत लेकर आई। हेलीकॉप्टर टंकी के आसपास मंडराने लगा और टंकी के आसपास लोगों की भीड़ जमा थी। सबने अपना मोबाइल फोन निकाला और इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो बनाने लगे। सेना का हेलीकॉप्टर बच्चों को बचाने पहुंच चुका था। वो टंकी के बेहद पास स्थिर हो गया, जिसके बाद दोनों बच्चों की जान बचाई जा सकी। दरअसल सिद्धार्थनगर के काशीराम आवासीय कॉलोनी की 30 साल पुरानी पानी की टंकी पर 5 बच्चे चढ़ गए थे। बताया जा रहा है कि रील बनाने के लिए सभी वहां पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच अचानक एक सीढ़ी टूट गई। 3 बच्चे गिर गए। एक बच्चे की तो दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 बच्चों को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया। अब 2 बच्चे टंकी पर फंसे हुए थे। टंकी तक पहुंचने का हर रास्ता बंद था। टंकी से उतरने का कोई जरिया नहीं था। स्थानीय प्रशासन ने क्रेन की मदद से दोनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन क्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। हालात की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने सीधे सीएमओ से बात की। सरकार ने संज्ञान लिया और इसके बाद गोरखपुर से सेना के हेलीकॉप्टर के रवाना होने का आदेश मिला। जैसे ही हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा, इसके बाद पक्का हो गया था कि अब बच्चों की जान बच जाएगी। इसमें हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से, जहां से कोऑर्डिनेशन करके आज गोरखपुर एयरफोर्स की टीम यहाँ पे सुबह उपलब्ध हुई और हम लोगों ने बच्चों को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया है। अब उन लोगों का इलाज भी से कराया जाएगा। सर 16 घंटे लग गए, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि क्या ये डिसीजन अगर कुछ पहले हो जाता? नहीं, ये रोड बनाने हमारी पूरी गोरखपुर से फायर की टीम आई थी, जिसके पास सारे इक्विपमेंट्स थे, बट क्योंकि कल मौसम भी खराब था और जैसा आप देख रहे हैं मिट्टी बहुत दलदल है, तो उस वजह से वो गाड़ी नहीं अंदर आ पाई।
करीब 15 मिनट तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू कर सेना के जवान दोनों बच्चों को गोरखपुर ले गए। सिद्धार्थ नगर से शरद चंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए नगर निगम ने ORS का पानी बांटने का अभियान शुरू किया है। लता चौक पर आयोजित शिविर में श्रद्धालुओं को ORS मिला। पानी बांटकर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने अभियान की शुरुआत की है। ये शिविर लता चौक, हनुमानगढ़ी और बिरला मंदिर को लेकर शुरू किया गया है और यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर ये टेंट लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। क्या गर्मी के लिए बचा रहा है। क्या है टेंट कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। सब व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ? ठीक है, ठीक है यहाँ व्यवस्थाएं। हम सहारनपुर यूपी 11 से आए हैं। क्या करने आए? हम दर्शन करने आए थे हनुमानगढ़ी में। ये बहुत अच्छी बात करी है। मैं पिछली बार मैं 1 हफ्ते पहले आया था यहाँ पे, तब इतनी गर्मी थी, मेरे पैर जल रहे थे। लेकिन अब मैं 1 हफ्ते बाद आया हूँ, यहाँ इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है उन्होंने, बहुत अच्छी, मजा आ गया। हाँ, टेंट लगाया ये देखो, बहुत अच्छी व्यवस्था। रामनगरी में राम भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अयोध्या जिला प्रशासन ने सराहनीय पहल की और बाकायदा हनुमानगढ़ी के दर्शन मार्ग पर ये अस्थायी रूप से छाजन की व्यवस्था की है। हालांकि आपको बता दें कि स्थायी तौर पर छाजन की व्यवस्था लगभग 9 करोड़ रुपए से हो रही है, लेकिन फिलहाल चूंकि गर्मी शुरू हो चुकी है और इस चिलचिलाती गर्मी में राम भक्तों को बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिल सके, उनको गर्मी का प्रकोप कम हो, इसको लेकर के हनुमानगढ़ी के दर्शन मार्ग पर बाकायदा अस्थायी तौर पर छाजन की व्यवस्था की गई है। अस्थायी टेंट लगाकर आने वाले राम भक्तों को धूप से बचाने का प्रयास नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है।